Vedant Career Institute for NEET IIT JE. हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारा वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th के लिए, तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो उसके लिए। अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पैरेलल शिफ्टिंग। क्या है आपके पास? है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होगा? इसका आपका मैथमेटिकली यूज बहुत ज्यादा होगा। एंगल्स वगैरह निकालने में आपका पैरेलल शिफ्टिंग यूज होगा, डायग्राम्स बनाने में आपका पैरेलल शिफ्टिंग यूज होगा। तो पैरेलल शिफ्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास हमने कल ड्रा किया था वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये टेल था इसके लिए, ये इसका हेड था। अगर मैं इसी वेक्टर को अगर मैं देखता हूं, मैं लिखता हूं ये 5 मीटर ईस्ट में गया है, ये कहां गया है? 5 मीटर ईस्ट में। पैरेलल शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है? वेक्टर को शिफ्ट करना या वेक्टर को मूवमेंट करवाना बगैर उसकी डायरेक्शन को चेंज किए, बगैर उसको रोटेट किए हुए। अगर मैं इस वेक्टर को उठाता हूं, इस वेक्टर को नीचे रखता हूं इधर, अब भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर ही है, डायरेक्शन अब भी इसकी ईस्ट ही है, तो ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग। अगर कोई वेक्टर मैंने ऐसे अपार्ट ड्रा किया था, मैं उसको क्या करता हूं, इसको पीछे लेके आ सकता हूं, इसको मैं उठा के एज इट इज यहां लेके आ सकता हूं। वेक्टर को मैंने रोटेट नहीं करवाया, वेक्टर को मैंने किसी भी एंगल से रोटेट नहीं किया है, मैंने सिर्फ वेक्टर को आगे पीछे या साइड में किया है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये कहलाता है आपका पैरेलल शिफ्टिंग। क्या कहलाएगा आपका? पैरेलल शिफ्टिंग, मोशन या मूवमेंट ऑफ द वेक्टर विदाउट रोटेशन। जब आप पैरेलल शिफ्टिंग करते हो, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, जब शिफ्टिंग करोगे नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, एंड नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज होगा। तो पैरेलल शिफ्टिंग के दौरान अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो आपका जो वेक्टर है, वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, डायरेक्शन भी वही रहेगी, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, विदाउट रोटेशन है। ये आपका पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है। अब पैरेलल शिफ्टिंग के बाद आपके पास आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या आएगा आपके पास? है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये आपके पास एक एंगल है। आप मोस्टली वेक्टर्स को पढ़ते हो तो वहाँ एंगल्स के अंदर जानकारी नहीं होती, उसकी आपको नॉलेज मोस्टली नहीं होती। हम थीटा कहाँ यूज करेंगे, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो हमें मेन एंगल कौन सा है हमारे वेक्टर्स के बीच में, मोस्टली हमें वही फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा उनकी हेड हेड या टेल टेल को ज्वाइन करते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यू विल हैव टू ज्वाइन द हेड टू हेड और टेल टू टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहां पैरेलल शिफ्टिंग का भी यूज करें ताकि आपको पता चल जाए क्या कैसे पैरेलल शिफ्टिंग हमने यूज करनी है। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रखता हूं, अब मैं कहता हूं फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो आपके पास वेक्टर ए एज टी था, मैं क्या करता हूं, बी को उठाया, मैंने बी को एज टी यहां रख दिया विदाउट रोटेशन, तो हेड टू हेड ज्वाइन होगा, ये एंगल होगा बिटवीन द टू वेक्टर, स्मॉल एंगल। स्मॉलर एंगल को यूज करना है, लार्जर एंगल को यूज नहीं करना है, और मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है आपका एंगल। तो अब ये तो आपके पास पैरेलल शिफ्टिंग से हो गया। अगर मैं कहता हूं ये चीज आपके पास होगी, अगर मैं इसी चीज को आगे भी ले जा सकता हूं, इसको इधर भी लेके आ सकता हूं, क्योंकि वेक्टर ए है, इसकी शिफ्टिंग आगे भी हो सकती है, इसके पैरेलल में भी हो सकती है। तो वेक्टर ए जो आपके पास में है, अगर मैं वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं विदाउट ज्वाइनिंग द हेड्स, देन आई हैव टू ज्वाइन, मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, वेक्टर ए एंड बी टेल, ए और बी का टेल को ऐड कीजिए तो भी आप वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू आप टेल टेल को ज्वाइन कीजिए, या पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू आप हेड हेड को ज्वाइन कीजिए, तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये आपके पास एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर हम यहां पर एंगल फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है आपके पास
अब अगर ये एंगल 110 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही चीज दिखती है, एंगल 110 गिवन बिटवीन ए एंड बी। अभी हमने जो पढ़ा उसी चीज को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल हमने क्या बोला, एंगल होता है बिटवीन हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो यहाँ आपके पास क्या है, हेड और टेल, तो एंगल ये नहीं होगा। तो मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूँ, या तो मैं बी को उठा के यहाँ लेके आऊंगा और या फिर ए को ही आगे शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं ए को आगे शिफ्ट करता हूँ, इसको एज इट इज रखते हुए, ए को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए में कोई चेंजिंग नहीं हुई, टेल टू टेल हो गया। और अगर एक वेक्टर को आगे शिफ्ट करते हैं तो कंप्लीट एंगल 180 बने। एक लाइन के ऊपर एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप 180 माइनस ये 10 कर दें, ये कंप्लीट यहां से यहां तक ये जो एंगल है ये आपका 180 है। इसमें से 110 आपके पास ये है, तो 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा आपके पास, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री एंगल होगा बिटवीन द टू वेक्टर्स, ना कि 110 होगा। तो एंगल को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एंगल के लिए हमेशा आपको टेल टू टेल या हेड टू हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब आगे आपके पास एक वेक्टर गिवन करते हैं, इसका आंसर आपको डाल के रखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल आपके पास क्या है, 30 डिग्री। आपको वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, ए और बी के बीच में। अब इसके साथ में आपको हेड टू हेड का एग्जांपल दे देते हैं। ये हेड है, ये हेड है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो यही एंगल रहेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, या तो आप टेल टू टेल को ज्वाइन करेंगे या फिर हेड टू हेड को ज्वाइन करेंगे। टेल टू टेल या हेड टू हेड को ज्वाइन करने पर जो एंगल आएंगे वो आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होगा, जो आपके पास गिवन होंगे, ताकि आपको आगे रिजल्टेंट निकालने में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने में वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके पास एंगल आप कहाँ से कहाँ निकालेंगे, टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो ये आपके पास में एग्जाम्पल्स रहेंगे आपके पास इसमें। तो आपके पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका हमारे पास इसके अंदर आएगा ट्राइंगल के थ्रू। वैसे आपको एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूं मैं, जो आप एंगल फाइंड आउट करना, कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर आपको डालना है। जो आप करोगे आप उसका एग्जाम आंसर डाल के रखोगे इसके अंदर। तो आपके पास में वेक्टर ए और ये आपके पास है वेक्टर बी। ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना बिटवीन द ए एंड बी। अब इससे अलग आपको एक मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको, उसमें आपको समझ में आया एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ट्राइंगल बनाते हैं हम, ये आपके पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये आपके पास वेक्टर ए है। ए बी और ए सी, ये आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, जिसमें से ये एंगल आपके पास 50 डिग्री है और राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री रहेगा आपका। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 रहेगा ये एंगल। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड ए बी। सेकंड आपको एंगल फाइंड आउट करना है बी एंड सी, और थर्ड आपको एंगल फाइंड आउट करना है ए एंड सी, ए एंड ए सी। तो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं ए और ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में निकालें तो आपके पास ये एंगल है, क्योंकि हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए, ए और बी का हेड टू हेड ये ज्वाइन हो गया। अब ए और सी के बीच में अगर हम एंगल देखें तो यहां देखिए हेड और टेल है, हेड और ए टेल, ये एंगल नहीं रहेगा ए और सी के बीच में। हमें क्या रिक्वायरमेंट है, या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे सी को मैंने आगे शिफ्ट किया, ये एंगल पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री। 180 में से मैं अगर इसको माइनस करता हूं 50 डिग्री, तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा, 130 डिग्री। कितना रहेगा, 130 डिग्री रहेगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या रहेगा, 130 डिग्री रहेगा। ये आपने पढ़ा था कि शिफ्टिंग करके आप इसको निकाल सकते हो। अब आपके पास में एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में देखते हैं हम टेल टू टेल ही ज्वाइन है, और हमने पढ़ा टेल टू टेल ज्वाइन होने पर हमें दिक्कत ही होती नहीं, कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। तो डायरेक्टली एंगल वही रहेगा जो टेल टू टेल के बीच में होता है। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 90 डिग्री। अब यहां देखते हैं हेड टू हेड, हेड टू हेड ज्वाइन है, लेकिन ये एंगल गिवन नहीं है, तो हम यहाँ ट्राइंगल लगा सकते हैं। ट्राइंगल्स का सम क्या होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो x प्लस 90 प्लस 50, x प्लस 90 प्लस 50, ये तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो x कितना रहेगा 180 माइनस 90 प्लस 50 140, 140 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्या रहेगा 40 डिग्री। तो x जो एंगल है आपका कितना रहेगा a और b के बीच में 40 डिग्री रहेगा। तो ये एंगल्स आपके पास हैं ए बी एंड ए सी के बीच में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर की रोटेशन के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास हमें पढ़ना है वह इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल 2 पाई n, देन वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम किसी वेक्टर को 2 पाई एन एंगल से, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है आपके पास, अगर हम किसी वेक्टर को 2 पाई एन एंगल से रोटेट करवाते हैं तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम इसको देखें, वेक्टर ए आपके पास गिवन है 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई किसके इक्वल होगा आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर एक रोटेशन, ये वेक्टर आपके पास ऐसे था, अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूं 360 डिग्री एंगल से, यही वेक्टर दोबारा आ जाएगा। एक रोटेशन के अंदर 360 होगा, 2 रोटेशंस के अंदर कितना होगा 2 पाई इंटू 2, क्योंकि 1 रोटेशन में एंगल कितना है 2 पाई, तो 2 रोटेशंस के अंदर 2 पाई इंटू 2। तो अगर मैं इसको चाहे 2 रोटेशंस गिवन करता हूं चाहे 3 रोटेशंस गिवन करता हूं, जितनी बार मैं इसको रोटेशन गिवन करता हूं, जितनी बार मैं इसको रोटेशन गिवन करूंगा वहां पर क्या रहेगा वेक्टर सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को एक कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं 2 पाई एंगल से या 4 पाई से 6 पाई से रोटेशंस करवाते हैं तो आपके पास वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, वेक्टर रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। नेक्स्ट आपके पास है, अगर हम वेक्टर के अकॉर्डिंग में एक्सिस को रोटेट करते हैं, वेक्टर को सेम पोजीशन में रखते हैं और एक्सिस को रोटेट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, काइनेमेटिक्स हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये वेक्टर ए है आपके पास, वेक्टर ए, और अगर मैं इस एक्सिस एक्स और वाई को रोटेट करवाता हूं, वेक्टर ए एज इट इज ही रहेगा। अगर चाहे मैं इन दोनों एक्सिस को ऐसे एक्स और वाई को, देखो एक्सिस के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हुई है, एक्सिस की पोजीशन चेंज हुई तो इनके रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हुई, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं है, वेक्टर क्या रहेगा रिमेन से सेम, वेक्टर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो अगर आपके पास 2 पाई एन एंगल से रोटेट करवाते हो तो वेक्टर सेम रहेगा, और अगर आप एक्सिस को रोटेट करवाते हो तो भी वेक्टर सेम रहेगा, जब तक आप वेक्टर को हाफ रोटेशन या कुछ एंगल से रोटेट नहीं करवाते। कंप्लीट रोटेशन होगी या सिर्फ एक्सिस ही रोटेट होंगे, देन वेक्टर रिमेन से सेम या अनचेंज्ड। तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो सिर्फ आपके पास कुछ टाइप्स हैं वेक्टर्स के। तो वेक्टर के जो टाइप्स आएंगे आपके पास, उनको हम उनके अंदर डेफिनेशंस भी आएंगी और उनके मेन टाइप्स आपके कौन कौन से हैं, कैसे वेक्टर्स हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बोल लीजिए या आप बोल लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बोल लीजिए। वैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर तो ही होते हैं, लेकिन हम उनको भी डेफिनेशन के अंदर ही लेके आएंगे। तो आपके पास टाइप्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वेक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो आपके पास है, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास फर्स्ट जो है वो है आपके पास पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं? इफ वेक्टर्स आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन रखेंगे तो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर्स अगर आते हैं तो देन एंगल इज 0 डिग्री। ट्राई टू रिमेंबर इट। अगर एंगल 0 डिग्री है मतलब वेक्टर्स पैरेलल में है एक दूसरे के, दोनों की डायरेक्शन सेम है।
तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपके पास क्वेश्चंस के अंदर ये बात आती है, इफ टू वेक्टर्स आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन देन एंगल इज 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी को आपको यूज भी करना पड़ेगा। यहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल है या अनइक्वल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमें सिर्फ यही कंडीशन पढ़नी है। पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होगा, डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद सेकंड जो आपके पास आता है वो आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। अगर टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ये 5 मीटर ईस्ट में जाता है, ये भी 5 मीटर ईस्ट में जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्शन भी दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। वी कैन राइट इट ए इज इक्वल टू बी, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। और एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। जो हमने पैरेलल वेक्टर्स पढ़े, पैरेलल वेक्टर्स में तो यही गिवन था आपके पास, एंगल 0 डिग्री है, डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री है, डायरेक्शन सेम एंगल 0 डिग्री। बट देयर इज वन कंडीशन, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं यहां पर आपके पास अगर वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स अगर आप सिंपली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो सिंपली बात आपके पास एक ही आती है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन सेम, देन टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल के लिए डायरेक्शन सेम थी, अगर पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो उनको ही हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मीनिंग क्या है, वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर्स क्या हो, एंटी पैरेलल है, अब डायरेक्शंस अपोजिट हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, डायरेक्शंस आर अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और अनइक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। इफ डायरेक्शन आर अपोजिट देन एंगल इज 180 डिग्री। अगर एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा तो एंटी पैरेलल रहेंगे। एंटी पैरेलल का मीनिंग यही रहेगा कि आपके पास में एंगल 180 डिग्री रहेगा। तो आपके पास इफ टू वेक्टर्स आर वेक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। एंगल हमेशा उनके बीच में क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। फोर्थ जो टाइप आपके पास वो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के अंदर सबसे फर्स्ट पहले आपको जो पढ़ना है वो चीज क्या है, ये वेक्टर ए है और ए का मैं नेगेटिव वेक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अपोजिट में वेक्टर बनाता हूं बी। जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ये गया 5 मीटर ईस्ट में, तो ये जाएगा आपका 5 मीटर वेस्ट में। एक 5 मीटर ईस्ट में है, एक 5 मीटर वेस्ट में है। डायरेक्शंस अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड आर ए सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां आप लिख सकते हो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन का आपको मेजर करना, उसको आपको कंसर्न करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास आप लेते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड में लिख सकते हो, लेकिन ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर को इन दोनों सेम लिखना तो आपको यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव लगता है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी, आप ये राइट आउट कर सकते हो। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वही वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इफ ए वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। दिए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा और नेगेटिव वेक्टर्स में भी एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा नेगेटिव वेक्टर।
अब नेगेटिव वेक्टर के साथ में अब आपके पास आएगा नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर आएगा पास है? नल वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या पढ़ा? मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट एंड एंगल इज 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी और एंगल 180 डिग्री था, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे आपस में। तो अब आपके पास आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर बोल लीजिए इसको, या फिर आप जीरो वेक्टर बोल लीजिए इसको। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो है। मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। अब बोलो जीरो वेक्टर कैसे होगा? देखो हमारे पास वेक्टर ला क्या कहता है? वेक्टर ये कहता है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में से अगर वेक्टर क्वांटिटी को ही माइनस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ही बचेगी, इसलिए जीरो वेक्टर बोलते हैं हम इसको। तो जीरो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है आपके पास में। तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो कहलाता है आपके पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और किसी वेक्टर के अंदर उसके नेगेटिव को ऐड करते हैं तो जीरो वेक्टर ही मिलेगा आपके पास, या नल वेक्टर ही मिलेगा। और किसी वेक्टर के अंदर अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वेक्टर मीन्स सेम, इट इज नॉट अफेक्टेड, वेक्टर सेम रहेगा। और किसी वेक्टर के अंदर से अगर आप जीरो वेक्टर को माइनस करते, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पर इफेक्ट हो जाएगा माइनस ए। अगर जीरो के अंदर ऐड करते हैं हम किसको? माइनस ए को, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेकिन वो इतने ज़्यादा हमारे पास यूज नहीं होते हैं। और जब किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो वेक्टर ही देगा। तो अब आपके पास में जीरो वेक्टर के बाद आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से आते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है कोलिनियर, जो एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं। एक ही लाइन मतलब वेक्टर ए और उसी के बिल्कुल आगे आगे पीछे पीछे काम कर वेक्टर बी। ए और बी एक दूसरे सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है मतलब क्या रहा है? एंगल 0 डिग्री। वेक्टर ए है, उसके अपोजिट में वेक्टर बी है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन यहां एंगल 180 डिग्री रहेगा। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल में हैं, दो वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल हैं, तो भी कोलिनियर बोलते हैं उनको। या दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल में आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पर एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री रहेगा और यहां पर एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। तो वेक्टर्स विच आर लाई इन द सेम, या लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सेम, या विच आर लाइंग अलोंग ए लाइन, जो एक ही लाइन के अलोंग में लाई करते हैं, मिलेंगे, वो आपको क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। और कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये दो एंगल ही आपको कोलिनियर वेक्टर्स के लिए मिलेंगे। इसके साथ आता है आपके पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मीनिंग क्या रहेगा? को इनिशियल साथ में जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम। वेक्टर ए ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वेक्टर बी ये भी ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वेक्टर सी ये भी ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो ये सभी क्या है? विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, या इनिशियल पॉइंट इज सेम। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उसी को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके पास में कनकरेंट वेक्टर्स। क्या पढ़ोगे? कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट वेक्टर्स के लिए क्या होता है? ये वेक्टर ए है आपके पास, ये वेक्टर बी है आपके पास। अगर इनको एक्सटेंड करता हूं और दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर ज्वाइन होते हैं तो हम इनको बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। द वेक्टर्स विच आर पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट, जो एक ही कॉमन पॉइंट से पास करते हैं आफ्टर एक्सटेंशन, पीछे से इंक्रीज करने के बाद। अगर मैं यहां वेक्टर सी लेता हूं ऐसे, और वेक्टर सी को पीछे अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये भी सी पॉइंट से आएगा, तो कनकरेंट वेक्टर्स बोला जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा होगा? कनकरेंट वेक्टर्स बोला जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है को टर्मिनल वेक्टर्स। क्या आएगा आपके पास? है को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर मतलब विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, जो वेक्टर सेम पॉइंट पे काम करते हैं। जो वेक्टर किस पे काम करेंगे?
सेम ही पॉइंट पर काम करे, एक ही पॉइंट पर काम करे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये सभी इसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं। वेक्टर सी, वेक्टर ए बी सी विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपके पास? को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाएगा। अब आपके पास आता है बेस वेक्टर्स। क्या आएंगे आपके पास? है बेस वेक्टर्स। जो बेस वेक्टर्स होते हैं, आपने पास एक्सिस आपने पढ़े हैं, 3 एक्सिस होते हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कौन कौन से एक्सिस होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये भी आपने पढ़ा है, तीनों के तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करना, हमने पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर भी हमने बताया था कि डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक कैप लगा मिलेगा। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए आपके पास यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर जी होता है, जेड एक्सिस डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर के होता है, आई जी और के। यूनिट वेक्टर आई जी और के। एक्स एक्सिस डायरेक्शन कौन शो करेगा? आई। वाई एक्सिस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के। आई जे के आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? हमें बेस वेक्टर्स। मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई परपेंडिकुलर होगा जे के, और ये परपेंडिकुलर होगा के। तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। आई और जे परपेंडिकुलर हैं, जे और के भी आपको परपेंडिकुलर मिलेंगे, और के और आई भी हमेशा आपको परपेंडिकुलर ही मिलेंगे। इन वेक्टर्स को बोलते हैं हमें बेस वेक्टर्स। तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास में वेक्टर है वो हमारा है यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा आपका? यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट आपके पास वेक्टर है ये, और बार बार यूज होने वाला वेक्टर है आपका, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यूनिट वेक्टर्स, यार इसको बिल्कुल कंपलसरी लगा लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो, यूनिट वेक्टर हमने पहले ही पढ़ाया था, मैंने अभी भी बताया था। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन गिवन करता है गिवन वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमें गिवन करनी है तो हम उसका यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो आपके पास में यूनिट वेक्टर है। अगर मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैंने लिखा 5 मीटर ईस्ट। क्या लिखा है? 5 मीटर ईस्ट। मैं बोलता हूँ इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो इसका यूनिट वेक्टर ए होगा, ए कैप। यूनिट वेक्टर पहचान किया तो इसके ऊपर कैप लगी होती है, ए कैरेट, ए कैप, आप किसी भी बोल सकते हैं इसको। तो ए यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, 1 मीटर, लेकिन डायरेक्शन रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड इज यूनिट, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा 1 होगा, और डायरेक्शन इज सेम, उसकी डायरेक्शन वही होगी एज द गिवन वेक्टर, जो दिए वेक्टर की थी। जो वेक्टर गिवन है उसी वेक्टर की डायरेक्शन ये वेक्टर शो करेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, तो इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमेशा गिवन होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ यूनिट वेक्टर क्या गिवन करता है? डायरेक्शन। अगर 5 मीटर को मैं 5 मीटर ईस्ट को मैं 5 मीटर से डिवाइड करता हूँ, 5 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर रिमेनिंग रहेगा। 1 मीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डायरेक्शन वही है जो गिवन वेक्टर की थी, तो ये आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमेशा आपके पास होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मोड के अंदर सिर्फ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ही यूज होता है। आप इसको सिंपली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपली बोल्ड लेटर्स का भी यूज कर लेते हैं, सिंपल लेटर्स लिख लेते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड यूज होगा। तो कभी ये और इसमें डिफरेंस मत लेना कि दोनों सेम है। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और आपके पास में यहां से वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वेक्टर को निकालें तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और वेक्टर हमेशा लिखा जाता है यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इस तरीके से तो लिख सकते हो इसको आप, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, ये भी रहेगा आपके पास में। तो यूनिट वेक्टर is a vector whose direction is same as that of the given vector and magnitude is unit। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? यूनिट रहेगा। ये मोस्टली आपका यूज हुआ क्या करने के लिए?
डायरेक्शंस को शो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अभी आप वेक्टर्स पढ़ो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है आपका। अब आपके पास में आता कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन, जो एक ही सरफेस में है, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन, द वेक्टर विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन, जो वेक्टर सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। अगर मैं यहां वेक्टर बनाता हूं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपके पास सी है, ये सभी वेक्टर्स किस में लाई करें? जिस प्लेन, इस सरफेस के अंदर लाई करें। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, जो वेक्टर सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलोगे उनको? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसके बाद में आपके पास आता है लास्ट में दो वेक्टर्स आपके पास पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स मोस्टली आपके पास जो वेक्टर्स हम पढ़ते हैं पोलर वेक्टर, क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है आपके पास। तो वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वेक्टर ए, ये हमने ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट ऑफ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है या ओरिजिन पॉइंट गिवन है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी गिवन है, ये पॉइंट पी के ऊपर काम करेगा। तो ये आपके पास क्या है? आपके पास में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्सेस हैं, ये सभी आपके क्या है कि पोलर वेक्टर होते हैं, क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है या एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट अब निकालते फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये एक आपके पास पोलर वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद आता है आपके पास एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर विच होता है रोटेशनल इफेक्ट, जो कैसे इफेक्ट दिखाते हैं? रोटेशनल। अगर कोई वेक्टर ऐसे रोटेट कराए ना, तो आपको इसमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्टार्टिंग है ना कौन सा एंडिंग है, वो रोटेट करता रहेगा। तो ये रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस लाइन के अकॉर्डिंग ये रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बात को ध्यान रखना, आपके पास बार बार 11th क्लास में यूज होगा ये वर्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर मैं किसी स्टोन को, किसी पत्थर को धागे से, थ्रेड से बांध देता हूँ और उसको यहाँ इस मार्कर के साथ उसको बाउंड करता हूँ, बांधता हूँ इसके साथ, तो क्या होगा? बाइंड करने के बाद अगर मैं उसको ऐसे हिलाता हूँ तो क्या होगा? अराउंड द एक्सिस रोटेट होगा। तो ये एक्सिस है और जो आपके पास स्टोन है ये रोटेशन शो कर रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो जो वेक्टर क्या शो करेगा? रोटेशन इफेक्ट शो करेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या कहलाएगा आपके पास? एक्सियल वेक्टर। आप इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम नहीं पता करते, तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आपके पास? जैसे टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, जो रोटेशन से साथ इफेक्ट देते हैं वो आपके पास क्या होगा? एक्सियल वेक्टर्स। एक होता है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होता है? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आप उसको ए पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, बी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, होते हैं फ्री वेक्टर्स या नॉन लोकलाइज्ड। फ्री वेक्टर्स बोल लीजिए या नॉन लोकलाइज्ड बोल दीजिए। नॉन लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा, या फ्री वेक्टर्स का मीनिंग क्या होगा? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी होता है, यहाँ आप ओ पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, नहीं यहाँ से नहीं स्टार्ट करा मैं तो इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो ये वेक्टर होता है आपके फ्री वेक्टर्स। या फिर आपके पास है फिक्स्ड या लोकलाइज्ड, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फिक्स्ड वेक्टर वो होंगे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, भाई इसको ओ पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब ओ पॉइंट के बाद आपको वेक्टर को लेके जाना है, कहीं पर भी लेके जाओ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, फिक्स है, तो कहलाता है फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे या डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आप कर लीजिएगा। आपके पास यहाँ तक का हमारा लेक्चर एंड अप होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपके पास नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपके पास नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने प्रॉब्लम को भी डाल सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।